हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सईद अज़मीर अली। और अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आई टॉक्ड अबाउट CSS और उनकी सारी बेसिक ओवरव्यू के बारे में मैंने बात की थी। और यही आप लोगों को मैसेज दिया था कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट्स किस तरह सेलेक्ट करने हैं और कौन से ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने चाहिए। अच्छा, सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आई एम फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड। तो मैं बात बेसिकली टेक्निकल बैकग्राउंड होल्डर्स की ही करने वाला हूँ, बिकॉज़ हमें जो डिफ़िकल्टीज़ मुझे जो फेस करनी पड़ी थी वाइल सेलेक्टिंग माई ऑप्शनल्स, उन्हीं को मैं आज डिस्कस करूँगा कि किस तरह से आपको कोप अप करना चाहिए वाइल सेलेक्टिंग योर ऑप्शंस फॉर CSS। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स की, मतलब वर्ल्डली अफेयर्स की नॉलेज किस तरह की है। ऑन अ स्केल ऑफ 10 यू शुड स्टार्ट रेटिंग योर नॉलेज, कि मतलब आपकी नॉलेज है किस लेवल की, कि डू यू नीड टू स्टडी मोर एंड मोर इन ऑर्डर टू कोप अप विद दैट, और आप इतने फर्म हैं कि यू कैन ईजिली राइट ऑन एनी इशू, ईजिली स्पीक ऑन एनी इशू। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा, यू विल गेट एन एनालिसिस कि आपको कौन से ऑप्शंस सेलेक्ट करने हैं या कौन से सब्जेक्ट्स आपके लिए फेवर में रहेंगे या फ़ायदेमंद रहेंगे। अच्छा, अब जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड होल्डर हैं, लाइक आई एम एन इंजीनियर, तो केमिकल इंजीनियर, तो बेसिकली हम लोगों के लिए कोई ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं नहीं जो हमें हेल्प कर सकें। सही है ना? जो हमने कोर्स सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र, वो इस तरह की चीज़ें CSS के अंदर नहीं होती। हम यहाँ पे सिर्फ कोर्स सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होते हैं। सो हमें बेसिकली बड़ा वो होता है कि यार हम कोई इस तरह का सब्जेक्ट ना उठा लें जो हमारे लिए बाद में जाके मुसीबत बन जाए। सो मैंने बेसिकली जो अप्रोच फॉलो की थी वो ये की थी कि मैंने सारे जेनेरिक सब्जेक्ट्स उठाए थे, और जो कि बैकग्राउंड स्पेसिफिक नहीं होते या जो बैकग्राउंड नॉलेज को डिमांड नहीं कर रहे होते हैं। अच्छा देखें, अगर आप एग्जामिनर्स रिपोर्ट उठाकर देखें ना, या इन सब्जेक्ट्स का रिव्यू उठा के देखें दैट हैज़ बीन गिवन बाय द CSS एग्जामिनर्स, तो वो ये कहते हैं कि सब्जेक्ट्स लाइक बिजनेस एडमिन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स विच इज़ अप्लाइड एंड प्योर, वो ये कहते, बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी, मतलब वो ये कहते हैं कि इन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करने से पहले यू शुड हैव अ फर्म नॉलेज अबाउट देम। इन सब्जेक्ट्स के बारे में आपको नॉलेज बहुत 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 बेहतरीन होनी चाहिए, या फिर आपकी इन सब्जेक्ट्स में ही डिग्री होनी चाहिए कि अगर आप इन सब्जेक्ट्स को एज एन ऑप्शनल ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो, वरना फिर आप इन सब्जेक्ट्स से दूर ही रहें, बिकॉज एग्जामिनर्स टारगेट द मोस्ट दीज सब्जेक्ट्स, और एग्जामिनर्स इन सब्जेक्ट्स को बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं, इनके पेपर्स को बहुत कीनली, बहुत सिंसियरली चेक कर रहे होते हैं। सो यू शुड गो फॉर जेनेरिक सब्जेक्ट्स दैन, अगर आप एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो। अच्छा, बाय टेक्निकल बैकग्राउंड व्हाट आई मीन इज कि आपको इस तरह के सब्जेक्ट्स उठाने चाहिए कि आपको कोई एक्स्ट्रा स्टडी ना करनी पड़े, या कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट स्टडी ना करनी पड़े कि यू बिकम अ मेस या यू क्रिएट अ मेस ओवर योर लाइफ। सो इन सब्जेक्ट्स में सबसे पहले तो, और one thing more, while selecting your subjects you should see the interrelatability of these subjects with each of them and with your compulsory ones as well. अच्छा, अब इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि what I chose as my options. At very first I chose political science, number 2 was constitutional law, number 3 was history of USA, number 4 was gender studies, and number 5 was sociology. So that concluded me at 600। और ये है कि ये जो सब्जेक्ट्स मैंने उठाए थे, these are the most generic ones which are opted by any CSS candidate in order to easily pass the exam, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स लेस हिट हैं। ये मतलब आप हिस्ट्री अगर उठा के देखें CSS एग्जामिनेशंस की, तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो मतलब इतना ज़्यादा हिट नहीं होते हैं, दे गेट हिट बट इतनी रेशो से नहीं होते हैं कि जितनी रेशो से और सब्जेक्ट्स हो रहे होते हैं। अब अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 और पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं, तो जो पार्ट 2 है पॉलिटिकल साइंस का, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आराम से कवर करवा देता है। तो ये यहाँ पे मैं इंटर रिलेटिबिलिटी बता रहा हूँ आप लोगों को कि इंटर रिलेटिबिलिटी कैसे आती है सब्जेक्ट्स के अंदर। अच्छा, फिर ही अगर मैं बात करूँ इस्लामियात और पॉलिटिकल साइंस की, तो 30% ऑफ इस्लामियात इस पॉलिटिकल साइंस, मतलब जो सारी चीज़ें आपके पास गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस या गवर्नेंस ऑफ गवर्नेंस क्वालिटीज़ ऑफ अ सिविल सर्वेंट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये आप इस्लामियात में भी पढ़ते हैं और ये आप पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं। तो ये आप किसी एक जगह ही अगर अच्छी तरह पढ़ लें तो दूसरे सब्जेक्ट में आपको इन चीज़ों को कीनली पॉइंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ मैं आपको इंटर रिलेटिबिलिटी बता रहा हूँ। अच्छा, अब अगर हम बात कर लें सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी और जेंडर स्टडीज़ आपस में इंटरलिंक्ड है। वो कॉन्सेप्ट्स, वो थियरीज जो सोशियोलॉजिस्ट ने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर दी हैं, वही थियरीज आपके पास जेंडर स्टडीज़ के अंदर भी अप्लाई होती हैं इन सम व्हाट अदर कॉन्टेक्स्ट, बट दे डू अप्लाई।
इन जेंडर स्टडीज़, तो यहाँ पे भी इंटर आ गई. सो दैट बेसिकली फेवर्स यू इन शॉर्ट कि आप अगर एक सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, इनडायरेक्टली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द 3 अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. क्योंकि उस एक सब्जेक्ट के अंदर वो सारी चीज़ें, वो सारा मवाद, वो सारा मटेरियल, वो सारी बैकग्राउंड नॉलेज मौजूद है दैट विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग योर सेकंड एंड थर्ड सब्जेक्ट्स. So that is basically what interrelatability is, and that is how it favors you in selecting your subjects, in preparing for your subjects. So ये था एक basic overview about how to select optional subjects and what subjects I chose. So I hope you actually like this video, and if you like this video, please go like, share and subscribe my channel. Thank you.